ESP यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं पीयूष रावल संस्कृत के उच्चारण स्थान का वीडियो लेकर के आपके लिए आया हूँ। आज की वीडियो में हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दें, वर्णानाम उच्चारण स्थानान टॉपिक है हमारा, जो BA प्रथम वर्ष की सिलेबस में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। और उसके अलावा भी ये संस्कृत के सभी वर्णमालाओं का उच्चारण और बाकी संधि पढ़ने में भी इसका योगदान है। इसके साथ ये रीट, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तक के सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ध्यान दें, ये हम पढ़ने वाले हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। पहला उच्चारण स्थान हम पढ़ने जा रहे हैं कंठ। कंठ का सूत्र कहता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ से अ से आता है अ और आ, कु से आता है क वर्ग पूरा, ह से ह और विसर्जनीय नाम में विसर्ग। इन सभी वर्णों का उच्चारण जो है वो कंठ वर्ण से, कंठ उच्चारण स्थान से होता है। तो इन वर्णों का नामकरण जो किया गया वो कंठ वर्ण किया गया। इन सभी वर्णों को किस नाम से जानते हैं? कंठ वर्ण के नाम से। दूसरा हमारा आता है तालु। तालु, इसका सूत्र है इचु यशानाम तालु। तो ये कहता है इचु यशानाम ई, चू से च वर्ग, य और श, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु उच्चारण स्थान से होता है। तो इन सभी वर्णों के नाम को, इन सभी वर्णों को तालव्य वर्ण कहा जाता है। मूर्धा, मूर्धा के बाद आता है आपका मूर्धा है। मूर्धा में ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसमें वर्ण आते हैं री, टू से ट वर्ग, र और श, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। अतः इन सभी वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। और चौथा है दंत्य। दंत का मतलब होता है दांत, और यहाँ से उच्चारित होने वाले वर्ण है ऋतु लसानाम दंता। ये ऋ, त वर्ग, ल और सा, स, ये सभी वर्ण जो है वो दंत्य वर्ण से उच्चारित होते हैं। दंत से उच्चारित होने के कारण इन्हें दंत्य वर्ण कहा जाता है। अगला उच्चारण स्थान अब जो हम देखने वाले हैं वो है ओष्ठ। पांचवा उच्चारण स्थान हम जो पढ़ेंगे वो है ओष्ठ उच्चारण स्थान। चलिए ओष्ठ पर हम बात करेंगे। ओष्ठ, ओष्ठ क्या है? ओष्ठ माने हमारे होठ। आपको सभी का नाम यदि ज्ञात नहीं हो तो अपन उस पर एक थोड़ी सी बात चर्चा कर लेते हैं कि उच्चारण स्थानों के जो नाम है वो हमारे शरीर में, हमारे मुख में किस किस जगह पर लगे हुए हैं। तो पहला कंठ का, कंठ जो है वो आपका ये गले में जो दिखाई दे रहा है वो कंठ है, ठीक है। उसके बाद जो तालु की बात करी तो जा आपके ऊपर का, ऊपर वाले दांतों के जो पीछे वाला स्थान है वो तालु है, ऊपर जो छूता है। उसके बाद मूर्धा, आपके पीछे दांतों के जस्ट पीछे के स्थान को मूर्धा कहा जाता है। दंत जो है वो आपके दांतों को कहा जाता है। और ओष्ठ आपके होठों को कहा जाता है। अब ओष्ठ के लिए सूत्र जो काम करता है वो है उपधमानिया नाम, उपधमानिया नाम ओष्ठ। ठीक है, ये उच्चारण स्थान है। और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? उ, दीर्घ, पवर्ग, ये सभी वर्ण यहाँ से आते हैं। इसमें और कुछ भी आता है तो जी हाँ, एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है उपदमानी। आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा उपदमानी, और वो उपदमानीय वर्ण कौन से हैं? तो ये जो है वो उपदमानीय वर्ण है पफाभ्याम। ये दोनों वर्ण जो है वो उपदमानीय है। तो जब ये रीट में सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न बनता है कि उपदमानीय वर्ण होते हैं तो इन दोनों को उपदमानीय वर्ण कहा जाता है। अगला जो है वो आपका उच्चारण स्थान है, और ये सभी ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? ओष्ठ्य वर्ण के नाम से जाना जाता है। अगला जो उच्चारण स्थान है हमारा वो है नासिका। नाक, जिसको आप नाक कहते हो, जिससे आप स्मेल करते हो, सूंघते हो चीजों को, उसे नासिका कहते हैं। और नासिका जो उच्चारण स्थान है
वो आपका छठा उच्चारण स्थान है। उस छठे उच्चारण स्थान पर आज बात करेंगे हम नासिका। क्या कहती है नासिका? देखें, नासिका, नासिका माने नाक। अब ध्यान दें, इसका सूत्र है यमगणनानाम नासिका च ये कहता है कि यमगणनानाम नासिका च, अर्थात इय म अंग अण और न, इय म अंग अण और न, ये सभी वर्ण जो है वो कहाँ से उच्चारित होते हैं? नासिका उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें नासिका उच्चारण स्थान कहा जाता है। और नासिका से उच्चारित होने के कारण इन्हें नासिक के वर्ण कहा जाता है। ओके, ये हो गया आपका छठा नासिका। अगला उच्चारण स्थान है आपका, वो है एदैतो कंठतालु। कंठतालु उच्चारण स्थान सातवां उच्चारण स्थान है। क्या कहता है? देखें, कंठतालु उच्चारण स्थान का नाम है कंठतालु। क्या कहता है? देखें, एदैतो कंठतालु। एदैतो कंठतालु से तात्पर्य क्या है? देखेंगे एक बार। एदैतो कंठतालु, एदैतो ए से ए, दई, दई में ऐ की मात्रा है, तो सर ऐसे दो वर्ण ए और ऐ, ये दोनों ही वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा माना गया है? कंठतालु माना गया है। और ये कंठतालु से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें कंठतालव्य कहा जाता है। कंठतालव्य कहा जाता। सातवां उच्चारण स्थान है, आठवां उच्चारण स्थान है, सातवां हो चुका, आठवां है कंठोष्ठम। ये क्या कहता है? देखें, उदाहरण कहता है, सूत्र कहता है उदोतो कंठतालु, कंठोष्ठ। सूत्र कहता है उदोतो कंठोष्ठम। अब ये क्या कहता है समझना, कंठोष्ठ क्या कहता है? कंठोष्ठ कहता है उदोतो, उदोतो से ओ और औ, ठीक है। ओ और औ का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठोष्ठ होता है, और कंठोष्ठ जो है वो उसका उच्चारण स्थान होने के कारण उसे कंठोष्ठ्यम कहा जाता है। इन वर्ण को कंठोष्ठ वर्ण, कंठोष्ठ वर्ण कहा जाता है। ये हुआ हमारा आठवां उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, ठीक है। नौवां उच्चारण स्थान हमारा है वो है दंतोष्ठ। तो वो उसका सूत्र कहता है वकारस्य दंतोष्ठम। नौवां उच्चारण स्थान आपके सामने, दंतोष्ठ। सूत्र कहता है वकारस्य, सूत्र कहता है वकारस्य दंतोष्ठम। ये कहता है वकारस्य दंतोष्ठम। कारण है वकारस्य दंतोष्ठम क्यों कहा? तो साहब इसमें केवल व वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, इसलिए इसे वकारस्य दंतोष्ठ कहा जाता है। समझना एक बार, दंतोष्ठ उच्चारण स्थान में केवल मात्र एक वर्ण है जिसको हम व कहते हैं, वकार कहते हैं, उसका मात्र एक ही उच्चारण स्थान है, वकारस्य दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का मतलब होता है दंत और ओष्ठ, दांत और होंठ दोनों मिलकर के जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं। कंठ और ओष्ठ, कंठ और तालु माने कंठ और तालु दोनों मिलकर के जिसका उच्चारण करते हैं,
कंठोष्ठ माने कंठ और ओष्ठ माने होंठ दोनों मिलकर के जिसका उच्चारण करते हैं, ये सभी इनके नाम हैं। अब हम बात करते हैं कि दंतोष्ठ वर्ण से उच्चारित होने वाले क्या कहलाते हैं, तो दंतोष्ठ वर्ण कहलाते हैं, दंतोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अगला उच्चारण स्थान है दसवां। दसवां उच्चारण स्थान क्या कहता है, देखें, ये कहता है जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। जिह्वा उच्चारण स्थान है और उसका सूत्र कहता है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वामूलम। जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। अब इसको समझना, जिह्वा, जिह्वा माने जीभ, आपकी जीवान, उसको क्या कहा जाता है, जिह्वा कहा जाता है। और इसका सूत्र कहता है जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। तात्पर्य यह है कि आपकी जिह्वा के मूल से बोला जाने वाला जो वर्ण होता है उससे जिह्वामूल कहते हैं, और उसमें आने वाले जो वर्ण है वो है ये। ठीक है, ये दोनों जो वर्ण है ये दोनों जिह्वामूलीय वर्ण है, और इन्हें क और ख इसके आगे जो चिन्ह लगा हुआ है उसको प्राकृत विसर्ग या अर्ध विसर्ग चिन्ह कहा जाता है, और ये जिह्वा से उच्चारण होते हैं इसलिए इन्हें जिह्वामूलीय वर्ण कहते हैं। जिह्वा से उच्चारित होते हैं, जिह्वा इनका उच्चारण स्थान है, इसलिए इन्हें जिह्वामूलीय वर्ण कहा जाता है। 11वां उच्चारण स्थान आपके सामने। 11वां उच्चारण स्थान क्या कहता है, देखें, 11वां एकादश उच्चारण स्थान क्या कहता है, वो है आपका नासिका। वापस से एक बार नासिका आया है, क्यों आया है, कैसे आया है, इस पर बात करते हैं। नासिका, नासिका क्या कहता है, देखिए, सूत्र है नासिका अनुस्वार से कहता है नासिका अनुस्वार से। तात्पर्य यह है कि अनुस्वार से नासिका का उच्चारण होता है। अब साहब पहले नासिका एक बार पढ़ तो चुके, फिर क्या का नासिका है, बार बार नासिका क्यों आ रहा है, तो उसके लिए आपको एक बात बता दूं कि वो जो थे उन 5 वर्णों से अनुस्वार का निर्माण होता है, इ, म, अंग, अण और न। इस कारण से अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी क्या होना चाहिए, नासिका होना चाहिए। इस कारण से जो अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान भी नासिका होगा। ये वास्तविकता है, और इसको भी नासिक के वर्ण कह सकते हैं आप, है ना। तो ये हमारे उच्चारण स्थानों के विषय में हमको जो बात करनी थी वो आज हम कर चुके। हमने एक पहले कंठ से लगा के 11वें नासिका पुनः तक की बात कर ली। अब हम इस पर छोटे मोटे कुछ तथ्य हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। कि सबसे पहले यूँ कहा जाता है कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, तो उच्चारण स्थानों की संख्या के विषय में भी कुछ तथ्य आते हैं। तो उच्चारण स्थानों की संख्या के विषय में कुछ किताबें, कुछ राइटर कहते हैं 7 होते हैं, कुछ कहते हैं 8 होते हैं, कुछ कहते हैं 9 होते हैं, कुछ कहते हैं 11 होते हैं। तो इस पर कोई आज तक कोई ऑथेंटिक प्रमाण किसी ने नहीं दिया है, लेकिन वास्तव में पाणिनि के अनुसार यदि हम प्रमाण माने तो 8 मुख्य उच्चारण स्थान है और 11 सामान्य उच्चारण स्थान है। कैसे, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए श्लोक की व्यवस्था पाणिनि ने की है कि उच्चारण स्थानों की मुख्य संख्या कितनी है, मुख्य रूप से उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे अभी एक श्लोक के माध्यम से। कहता है कि अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् ऊरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। कहता है उच्चारण स्थान, मुख्य उच्चारण स्थान है अष्टौ स्थानानि वर्णानाम्, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम्
ऊरः कंठः शिरस्तथा ऊरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च नासिकोष्ठौ च तालु च कहा गया कि 8 वर्ण उच्चारण स्थान मुख्य माने गए हैं, इसलिए कहा जाता है अष्टौ स्थानानि वर्णानाम। 8 उच्चारण स्थान मुख्य होते हैं वर्णों के। पहला है उर, दूसरा है कंठ, तीसरा है शिर, चौथा है जीव जिह्वा, पांचवा है दंत, छठा है नासिका, सातवां ओष्ठ और आठवां है तालु। ये 8 उच्चारण स्थान जो है वो मुख्य माने गए हैं, और शेष जो बचे उन्हें क्या कहते हैं, तो उसके लिए भी आप एक नोट लिखेंगे, और वो नोट है ये रहा। नोट क्या कहता है, देखें कि पहला कहा गया कि अष्टौ स्थानानि वर्णानाम ऊरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। इसको एक बार समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं। ऊर किसे कहते हैं, तो साहब आप जब कांच के सामने मुंह खोलेंगे तो आपको कुछ अंदर कुछ लटका हुआ दिखाई देता है, गले में कुछ चिपका हुआ, कुछ टंगा हुआ दिखाई देता है, उसको ऊरह कहा जाता है, काकल, जिसको अपन अपनी भाषा में कहते हैं। उसके बाद कंठ जो है वो आपका ये बाहर उठा हुआ भाग गले में है, उसको कंठ कहा जाता है। शिर, इसको आप मूर्धा कह सकते हैं। जिह्वामूल है, जिह्वा को कहते हैं। दंत में दांत, नासिका नाक, ओष्ठ में होंठ, और तालु जो आपके दांतों के ऊपर का भाग है उसे तालु कहा जाता है। आप इन 8 प्रकार को पढ़ चुके हैं। नोट कहता है कि शेष जो बचे, हमने 11 पढ़े, तो शेष कौन से हैं, तो शेष उच्चारण स्थानों को क्या कहते हैं, तो उपादान, करण और अंगी कहा जाता है। और तीनों का एक नाम है सहायक। ये तीनों जो हैं वो सिर्फ कहते हैं। तो शेष बचे 8 हो गए, और 11 हमने पढ़े थे। 11 जो है वो हम पढ़ते हैं, और 8 और उसमें प्लस करेंगे 3, तो 11 होंगे। 3 जो बचे उन्हें क्या कहते हैं, उपादान, करण या अंगी अर्थात सहायक उच्चारण स्थान कहा जाता है। धन्यवाद।